नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एस&डी सोशोलॉजी क्लासेस पर। और यहाँ पर हम लोग आज प्रैक्टिस सेशन देखेंगे जो यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी पीजीटी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराया जाएगा, जो भर्ती आ चुकी है। बिहार 4.0 और झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए जो पीजीटी का पेपर वहाँ समाज शास्त्र से पहली बार भर्ती आई है, इन्हीं 3-4 पेपरों को हम लोग ध्यान में रखकर यह प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेशन यह प्रीवियस ईयर में भी आया है और आने की पूरी संभावना है, और कुछ नए सवाल भी इसमें हैं। तो आज हम इसमें अगला जो इस सीरीज में अगला जो है वीडियो, अगली क्लास, उसको हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है, द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है डेविड कूपर, ऑप्शन बी है आर डी लिंग, ऑप्शन सी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, डेविड कूपर। डेविड कूपर ने द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि परिवार की मृत्यु हो गई है या परिवार अपने विनाश की तरफ है। लेकिन इसके उलट इरावती कर्वे एवं अन्य कुछ वैज्ञानिक हैं, जो समाज वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कहा कि समाज का अस्तित्व भी खतरे में नहीं है। हाँ, उसमें कुछ परेशानियां हैं, लेकिन अभी वह पूर्ण रूप से खतरे में नहीं है। अगला प्रश्न है, परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है निवास का नियम, ऑप्शन बी है उत्तराधिकार का नियम, ऑप्शन सी है भोजन पद्धति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, निवास का नियम और उत्तराधिकार का नियम के आधार पर परिवार को वर्गीकृत किया जाता है। जब परिवार, अभी हम लोग परिवार का प्रकार देख चुके हैं, तो उसमें देखेंगे तो निवास के आधार पर और उत्तराधिकार के आधार पर भी परिवार को वर्गीकृत किया गया है। परिवार प्रारंभिक समाज के प्रारंभिक निर्माण से ही परिवार का अस्तित्व समाज में रहा है, एवं परिवार ही समाज की प्राथमिक इकाई है या कोशिका है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि परिवार को सबसे पहले कांट ने कहा था परिवार समाज की प्राथमिक कोशिका है, एवं इसी बात को कूले ने कहा था कि परिवार समाज की प्राथमिक या समाज की पोशिका है। इस तरह से कूले ने पोशिका कहा था। कूले ने पोशिका कहा था। पोशिका कहा था। इसके उलट कांट ने कोशिका कहा था। कोशिका कहा था, यह कांट ने कहा था। अगला आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है? ऑप्शन ए है दाम्पत्य मूलक परिवार, ऑप्शन बी है रक्त मूलक परिवार, ऑप्शन सी है सम्मिश्रित परिवार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, दाम्पत्य मूलक परिवार में पति पत्नी के रिश्तों पर प्राथमिक जोर दिया जाता है। यह विवाह संबंधी उसे परिवार भी कहते हैं। यह जो रक्त संबंधी है, वह परिवार विवाह के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तब यह संबंधित होता है, या भाई माता पिता से हम ले सकते हैं। सम्मिश्रित परिवार में दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ये सब परिवार के प्रकार ही हैं, और आज ही हम लोग यह सब अभी देखे हैं। जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसे देख के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र। ऑप्शन ए है एक आनुभविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है, एक सैद्धांतिक संकल्पना की बजाय
ऑप्शन बी है एक सैद्धांतिक संकल्पना की बजाय एक आनुभविक संकल्पना। और ऑप्शन डी सी है सार्वभौमिक घटना है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एक आनुभविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना मातृतंत्र के विपरीत, अरे पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र है। मातृतंत्र और पितृतंत्र वह है जिसमें जिसमें परिवार पर जो नियंत्रण होता है वह पिता का होता है या माता का, इसी के आधार पर परिवार को वर्गीकृत किया जाता है। यह सब परिवार के ही प्रकार हैं जो प्रश्न आया हुआ है लगातार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मातृवंशीय समाज का उदाहरण है। ऑप्शन ए है खासी, ऑप्शन बी है मुंडा, ऑप्शन बी है बैगा, ऑप्शन सी है मुंडा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है खासी। गारो खासी जयंतिया जो जनजाति है मेघालय की, जो पहाड़ियों में रहती है, वह मातृवंशीय जनजाति है। इसी के साथ नायर जो है दक्षिण के, जो नायर है मालाबार तट के नायर हैं, वह भी मातृवंशीय हैं। अभी मातृवंशीय जनजाति ये हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्क संगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया है। ऑप्शन ए है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 प्रकारों में बांटा था, परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। यह 3 प्रकार के सत्ता की इन्होंने बात कही थी, जिसमें पारंपरिक का होता है, पारंपरिक का प्रथाओं एवं परंपराओं द्वारा, लोकाचारों द्वारा समाज का नियंत्रण या समाज पर नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद तर्क संगत होता है आधुनिक समय के कानून, नौकरशाही, संविधान। और चमत्कारिक का मतलब होता है कि किसी शक्ति में विश्वास किया जाता है एवं किसी ऐसे नेता में को अपना ऐसा मान लिया जाता है कि उसके अंदर कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, इसी के माध्यम से वह लोगों को नियंत्रित करता है। और इस तरह का जो है चमत्कारिक जो व्यक्तित्व थे, उसमें गांधी को रख सकते हैं। उसके बाद अंबेडकर को रख सकते हैं, गौतम बुद्ध को रख सकते हैं। तो इस तरह से यह चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं। यह वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात कही थी। अगला प्रश्न है नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार का सत्ता है। अभी आया ही था। ऑप्शन ए है कानूनी, ऑप्शन बी है करिश्माई, ऑप्शन सी है पारंपरिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कानूनी। जो नौकरशाही है वह कानूनी प्रकार का सत्ता है, क्योंकि इसमें अनियमित शक्तियाँ या असीमित शक्तियाँ किसी के पास नहीं हैं, सबके पास सीमित शक्तियों का प्रयोग होता है। तो जो आधुनिक भारतीय समाज है या दुनिया का कोई भी समाज है, उसमें जो आधुनिक समय की नौकरशाही है वह कानून के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है। ऑप्शन ए कानून का शासन, ऑप्शन बी कन्वेंशन, ऑप्शन सी ईश्वरीय कानून, ऑप्शन डी एक उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कानून का शासन। जो आधुनिक समाज है वह कानून के शासन से नियंत्रित होता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए जब हम भारत का ही उदाहरण लेते हैं कि भारत में जब कहीं धरना होता है तो उसको रोकना होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई माइक लेके बोल देता है कि भगवान का आदेश है कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। नहीं, कानून उस पे सख्ती से नियंत्रण स्थापित करता है एवं लोगों पर कई बार ऐसी उग्रता जब हो जाती है, लाठियाँ चार्ज होती हैं, उससे भी नहीं होता है तो आंसू गैस फायरिंग की जाती है।
तो इस तरह के कानून द्वारा आधुनिक शासन नियंत्रित होता है। कन्वेंशन जो होता है वह समझौता है, कन्वेंशन कोई कानून नहीं है, वह समझौता है। वह दो संस्थाओं के बीच, दो समूहों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच भी कन्वेंशन होते रहते हैं। ईश्वरीय कानून जो है यह सरल समाजों का उदाहरण है या जनजातीय समाजों की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है। यह कह रहा है कि मान लीजिए जो ब्रिटिश, हम उदाहरण लेते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह उस समय के पूरे विश्व पर अपना कुछ शक्तिशाली उसके पास प्रभाव था, तो पूरे विश्व के बाजारों पर उसका नियंत्रण था, पूरे विश्व के बाजार पर उसका नियंत्रण था। तो वह जो मन करता था वह बेचती थी, जो मन करता था वो करती थी, जितना मन करे टैक्स लेती थी, जितना मन करे किसी के सामान को दाम देती थी या नहीं देती थी। तो ऑप्शन है अल्पाधिकार, ऑप्शन बी है अराजकता, ऑप्शन सी है निरंकुशता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अल्पाधिकार। उस पे प्रभुत्व को अल्पाधिकार जाना जाता है क्योंकि उसके पास अधिकार होता है। यानी एक नहीं पूछा ना, कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा पूछा है तो अल्पाधिकार ही होगा। अगर एक रहता ना तब उस पर क्या होता, अल्पाधिकार नहीं होता, अत्यताधिकार होता, मतलब अधिक अधिकार उसके पास होते, फिर अराजकता भी उसके अंदर आ जाता और निरंकुशता भी। लेकिन जब कुछ मतलब कई लोग होंगे तो यह सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुस्तैनिवाद की अवधारणा विश्लेषण किया था। ऑप्शन ए है पितृम सोरोकिन, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर ने पुस्तैनिवाद की अवधारणा दी थी। उनका पुस्तक जो था वह इकोनॉमी एंड सोसाइटी थी। इनकी एक पुस्तक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यह पूंजीवाद के विकास की बात करते हैं। उसमें इनकी पुस्तक द सिटी 1922 में लिखी गई थी। उसके बाद इन्होंने मार्क्स की तरह आर्थिक कारण को ही सामाजिक संघर्ष का प्रमुख कारण नहीं माना। इन्होंने पूंजीवाद के विकास में धर्म को महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना। इसके साथ ही वर्ग संघर्ष का कारण भी इन्होंने आर्थिक को न मानते हुए कई चीज़ों को सत्ता, शक्ति, परिस्थिति या इन सब चीज़ों को भी, शक्ति, सत्ता और परिस्थिति, इन सब चीज़ों को देख के ही इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण या यूँ कहें कि संघर्ष की बात कही थी। जो स्पेंसर हैं यह सामाजिक उद्विकास के जनक कहे जाते हैं। यह डार्विन से प्रभावित थे। डार्विन ने जैविक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा दी थी। स्पेंसर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, एवं इसी के साथ स्पेंसर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकार एवं संरचना की बात भी सबसे पहले कही थी। सोरोकिन को चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है। सोरोकिन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोलन की गति का सिद्धांत दिया था, चक्रीय सिद्धांत दिया था, उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया था। यह सब एक ही सिद्धांत के नाम है। इन्होंने संस्कृति को 3 भागों में विभाजित किया था। संस्कृति को 3 भागों में, कल्पनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक, इन 3 भागों में इन्होंने संस्कृति को बांटा था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कूला एक्सचेंज का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है मार्शल मॉस, ऑप्शन सी है मालिनोव्स्की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मालिनोव्स्की ने कूला एक्सचेंज की अवधारणा दी थी। यह इन्होंने मेलानेशिया के द्वीप पर यह अध्ययन किया था। उसमें कहा था कि बाजूबंद एवं कंठाहार उसमें उपहार में दिए जाते हैं, एवं इसी के साथ इन्होंने कहा था कि यह एक्सचेंज जो था, विनिमय का जो नियम था, यह अस्थायी नहीं था, यह गतिशील था। इसमें क्या होता था कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कंठाहार अगर उपहार में दे रहा है
तो जो व्यक्ति कंठहार पाएगा वह व्यक्ति अपना अपना बाजूबंद दूसरे को उपहार में ही देगा, उस व्यक्ति को न दे के वह दूसरे व्यक्ति को देगा। इसी के साथ इन्होंने कहा था, कई बार प्रश्न आता है कि क्या जो कुला एक्सचेंज था उसमें कई द्वीप शामिल थे, तो हाँ, उसमें जो मेलोनेशिया था उसके कई देश, कई महाद्वीप शामिल, कई द्वीप शामिल थे, कई द्वीप उसमें शामिल थे। उसके बाद मार्शल मॉस ने द गिफ्ट पुस्तक लिखी थी एवं इन्होंने उपहार का इन्होंने भी अध्ययन किया था। एडम स्मिथ जो है वह आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं और इन्होंने सबसे पहले श्रम विभाजन का जो श्रम विभाजन शब्द था इसका सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। लेकिन आगे चलकर जो श्रम विभाजन था उसको सिद्धांत के रूप में अगर किसी ने दिया तो वह व्यक्ति थे इमाइल दुर्खेम। तो इसलिए श्रम विभाजन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है उस सर्वप्रथम प्रतिपादक हैं एडम स्मिथ हैं एवं अगर कोई उसको सिद्धांत को व्याख्या किया है तो वह है इमाइल दुर्खेम। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाजार विनिमय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? जो बाजार विनिमय है वह किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है संविदात्मक संबंध, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत संबंध, ऑप्शन सी है बाजार संबंध, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, संविदात्मक संबंध। जैसे बाजार इसलिए चलता है, बाजार विनिमय इसलिए उपस्थित है समाज में क्योंकि मान लीजिए हम गए मार्केट, कोई गया मार्केट, उसको सब्जी लेना है तो वह पैसा दिया, तो उस पैसे से जो व्यापारी सब्जी दिया है वह आदमी जाके कहीं से चावल खरीदेगा, कहीं से आटा खरीदेगा, चीनी खरीदेगा। तो यह एक विनिमय होता है। यह दोनों तरफ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बाजार की जो व्यवस्था है वह समाज में बनी हुई है। व्यक्तिगत संबंध कि कोई भी विनिमय से संबंधित नहीं होता है, उसे लालच कहते हैं। और बाजार में जो बाजार होता है वह औद्योगिक समाजों में हम कह सकते हैं कि जो पैसे का लेन देन होता है बड़ी कंपनियों के माध्यम से, उसे बाजार संबंध कहते हैं। अगला प्रश्न है द गिफ्ट द फार्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्किक सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खेम, ऑप्शन बी है मार्शल मॉस, ऑप्शन सी है कार्ल पोलानी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। डिस्टर्ब हो गया था, आगे क्लास देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खेम, ऑप्शन बी है मार्शल मॉस, ऑप्शन सी है कार्ल पोलानी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मार्शल मॉस ने ही द गिफ्ट पुस्तक लिखी थी। द गिफ्ट पुस्तक जो फुल फॉर्म था वह था द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन आर्किक सोसाइटी। आर्किक सोसाइटी का इन्होंने अध्ययन किया था एवं वहीं पर विनिमय की अवधारणा इन्होंने दी थी। विनिमय का मतलब उपहार विनिमय की अवधारणा वहीं पर इन्होंने दी थी। इसके आगे हम लोग अब देखते हैं, इसके अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? ऑप्शन ए है धार्मिक मूल्य, ऑप्शन बी है विचारधारा, ऑप्शन डी है भावनाएं, ऑप्शन सी है भावनाएं, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। धार्मिक मूल्य, विचारधारा और भावनाएं, यह तीनों आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है। आर्थिक व्यवहार का तात्पर्य है जैसे कि मान लीजिए हम किसी से कुछ खरीद रहे हैं तो उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पर गैर आर्थिक निर्धारक, यह मतलब गैर आर्थिक निर्धारक का क्या मतलब है? मान लीजिए अब हम कोई पूजा का सामान खरीदें, किसी विचारधारा का हम एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे भावनाएं, किसी चीज़ से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उसको मैं खरीद रहा हूँ, तो यह गैर आर्थिक निर्धारक हैं। यह कोई आर्थिक निर्धारक नहीं है कि धार्मिक चीज़ से हमको कुछ खरीदना ही है तो हम नहीं खरीदेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कोई विचारधारा है, जरूरी नहीं कि हम उसे एक्सचेंज ही करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। भावनाएं, जैसे किसी चीज़ से भावनाएं जुड़ गई हैं तो जरूरी नहीं कि पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे भाई, हम नहीं खरीदेंगे, जा रहे हैं। तो इस तरह से यह गैर आर्थिक, भावनाएं भी गैर आर्थिक निर्धारक हैं अर्थव्यवस्था के। अगला है
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है? जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है। ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है कैथलीन कप, ऑप्शन डी है W.H. वाइजर, ऑप्शन सी है W.H. वाइजर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, W.H. वाइजर। W.H. वाइजर ने सबसे पहले करीमपुर गांव का अध्ययन किया। यूपी के करीमपुर गांव का अध्ययन किया। करीमपुर गांव है कहाँ? इटावा में। इटावा के करीमपुर गांव का इन्होंने अध्ययन किया एवं वहीं पर जजमानी व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम इन्होंने विकसित की एवं भारतीय समाज में इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। जजमानी का तात्पर्य होता है, जैसे आप गांव में देखे होंगे कि जो ब्राह्मण होते हैं वह दूसरे घर कथा करने का काम करते हैं, धार्मिक कर्मकांड करने का काम करते हैं एवं उनके बदले लोग उनके वहाँ सेवा देते थे पहले, या शादी विवाह में नाई का काम जो होता है वह जजमानी पर ही आधारित होता है। और बहुत लोग अभी देखे होंगे, पहले अभी भी जब शादियाँ होती हैं तो नाई आता है, कुम्हार आता है, वो बर्तन धुलने वाले आते हैं, झाड़ू लगाने वाले आते हैं, तो इस तरह की ब्राह्मण आते हैं। तो इस तरह की जो प्रथाएं चल रही थीं उसे जजमानी कहते हैं। जजमानी में दो नाम बहुत प्रचलित थे, एक था कामिन और दूसरा था यजमान। यजमान का तात्पर्य था जो किसी के घर, जैसे ब्राह्मण किसी के घर अगर धार्मिक कर्मकांड करने जाते हैं, कथा कहने या कोई पूजा पाठ करवाने, तो जिसके घर जाते हैं वह जजमान होता है और जो आता है वह कामिन होता है। लेकिन ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण थे उनके लिए कामिन शब्द का प्रयोग नहीं होता था। अन्य जो छोटी जातियां थी या सेवारत जातियां थीं उनके लिए यह शब्द प्रयोग होता था। तो आज भी अभी ग्रामीण भारत में यह व्यवस्था प्रचलित है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है नगद अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है उपहार विनिमय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। भारतीय समाज में जो ग्रामीण भारतीय समाज है उसमें आज भी जो जजमान संबंध होता है, जजमान और कामिन का जो संबंध होता है वह वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था पर आधारित है। जैसे कि बहुत जब पहले देखे होंगे, जब नाई की दुकानें इतना नहीं हुआ करती थी तो जो नाई होता था वह घर घर जाकर बाल काटने का काम करता था, दाढ़ी शेव करने का काम करता था। तो उसके बदले वो पैसे नहीं लेते थे, उसके बदले गेहूं के सीजन में गेहूं लेते थे, धान के सीजन में धान लेते थे, कुछ पैसे भी लेते थे, कपड़े लेते थे। तो इस तरह की चीज़ें उनको दी जाती थी। इसी के बदले जैसे जो कुम्हार होते थे वह जब मिट्टी का बर्तन पहुंचाते थे तो उनको भी कपड़े अनाज दिए जाते थे, पैसे दे दिए जाते थे, कभी कभी खाने के लिए मतलब खाना दे दिया जाता था। इस तरह की परंपराएं भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में यह विद्यमान रही है। इसे ही जजमानी व्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है गार्डन मार्शल, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने द गिफ्ट पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन में ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है उसका उन्होंने वर्णन किया एवं व्याख्या कर उसके आधुनिक पिता कहे जाते हैं। एवं इन्होंने सबसे पहले श्रम विभाजन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एवं इसकी व्याख्या इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र में किया। इसके बाद जो दादा भाई नौरोजी हैं, यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इन्होंने कई अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी एवं जो स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में भारत में, उसके भी साथ यह जुड़े रहे। प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी को उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पणीकरण, ऑप्शन बी है उत्पादन, ऑप्शन सी है उद्यमशीलता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पणीकरण।
पणीकरण की जो अवधारणा है यह सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वह मार्क्स था। मार्क्स ने पणीकरण की वस्तुओं की प्रतीकानुभक्ति जो कहा था वह पणीकरण से ही संबंधित है। जैसे कि हर चीज़ हम मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं, न कि उसका उत्पादन करना उत्पादन करना नहीं हम जानते हैं या हम करना नहीं चाहते हैं। जैसे कि पहले के समय में होता था कि जो पापड़ उपड़ का काम था वह घर की महिलाएं खुद कर लेती थीं। पिसा हुआ मसाला नहीं कभी मार्केट से खरीदा जाता था, लोग अपने घर मसाले तैयार करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलता गया एवं अब पापड़ या जो भी चिप्स उप्स छानने आलू का होता है वह पहले लोग घर पे ही बना लेते थे, लेकिन अब उसको मार्केट से खरीदा जा रहा है। वह वस्तु का पणीकरण किया गया। उत्पादन जो होता है वह उत्पादन हम जो स्वयं उत्पादन करें, जैसे आलू खेत में हम बोएं, प्याज खेत में बोएं, उससे हम चिप्स बनाएं या जो भी चीज़ें पापड़ बनाना होता है, यह सब चीज़ें हम घर पे करें। उद्यमशीलता का मतलब होता है किसी को मतलब किसी काम में उसको उद्यमशीलता या उस काम, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको कोई काम करना नहीं आता है, तो हम मान लीजिए उसको लेके गए और वह किसी काम में हम उसको लगाए, वह काम करता सीखते सीखते वह काम सीख गया, वह उस काम में उद्यमशीलता उसे प्राप्त हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत बल के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? अगर कोई विशेष क्षेत्र है जिसमें विधि सम्मत बल के एकाधिकार का प्रयोग वह रखता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन बी है राष्ट्र, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राज्य। राज्य जो है वह एक विशेष क्षेत्र में विधि रखता है एवं एकाधिकार वह उसका उस क्षेत्र पर एकाधिकार होता है और सफलतापूर्वक उस विशेष क्षेत्र विशेष पर अपने नियम कानून एवं अपनी बात मनवाने के लिए वह क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। जो राष्ट्र है यह भावनात्मक है, राज्य है वह सैद्धांतिक है, सरकार जो होती है सरकार अस्थायी नहीं होती है, वह कभी भी आ और जा सकती है, तो वह कभी भी एकाधिकार नहीं रख सकती किसी क्षेत्र पर। तो हाँ, अगर राजतंत्र हो तो राजतंत्र में एकाधिकार होता है, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं विद्यमान है। और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। प्रश्न है मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं? जो मैक्स मूलर है वह धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसे मानते हैं? ऑप्शन ए है प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी है एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी है जीववाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर जो है वह प्रकृतिवाद को ही धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते हैं। प्रकृतिवाद का तात्पर्य है जैसे वृक्ष को देवता मानना, उसका पूजा करना, नदी को देवता मानना, सूर्य को देवता मानना, चंद्रमा को देवता मानना, पृथ्वी को मानना। इन सब चीज़ों को जो लोग जो सरल समाज थे या जनजातीय समाज थे उसमें जो लोग इस तरह के पूजा पाठ करते थे उसे प्रकृतिवाद की अवधारणा में रखा गया था। इसकी अवधारणा सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वह था मैक्स मूलर। प्रियूस भी दिया था। लेकिन जीववाद का जो सिद्धांत था इसे टाइलर ने सर्वप्रथम दिया था। उसके आगे धीरे धीरे आते आते एकेश्वरवाद की अवधारणा पनप गई। और आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं और फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में, जो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि आगे अब कुछ एकदम नए प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। और आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करें। जो हमसे गलतियां हुई होंगी उसको हम सुधार करेंगे और आप लोग बेहिचक किसी गलती को मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में या अगले वीडियो में।